हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज हमारे पॉलिटी के जो पार्लियामेंट लेक्चर है उसका पार्ट 3 है और आई विल ट्राई कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। बट वही है ना, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितना हो सके इससे मैं अच्छे से अच्छे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आए पार्लियामेंट से तो फंसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं दे पाऊंगा ड्यू टू द इमरजेंसी। थोड़ी सी वीडियो छोटी होगी, लेकिन हाँ वही ये फ्रीक्वेंसी मैं मेंटेन करना चाहता हूँ कि वीडियो की फ्रीक्वेंसी रहे रेगुलरली। दैट्स व्हाई वीडियो जरूर बन रही है, लेकिन वो थोड़ी सी छोटी रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन्हें ये बता दें, दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ फ्रिजिड बैच दैट इज फॉर सीडीएस। दैट इज फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। और इसे अगर कोई अदर एग्जाम को भी दे रहा है जैसे एनडीए और एफकैट, तो उनके लिए भी ये बेसिक स्टैटिक सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आप इस चैनल जो ये क्लास है इसका नोट्स आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। हो गया, हाँ, टेलीग्राम चैनल को ये ज्वाइन करेंगे तो आपको इसका नोट्स मिल जाएगा क्लास का। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं उनको ये भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले हमारी जो पहले की क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे हमारी प्लेलिस्ट प्रॉपरली पड़ी हुई हैं पॉलिटी के नाम पे, एनडीए सीडीएस सीए पे अपकैट के नाम से पॉलिटी। आपको खोलिए, आपको सारी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी एक लाइन से, तो आप उन्हें नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए अगर आप अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं पॉलिटी में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पॉलिटी में जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे सीट्स जो है वैकेंट होती हैं एमपीज की, लोकसभा हो या राज्यसभा हो वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ठीक, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब एक चीज जो और इम्पोर्टेंट है कि भाई वैकेंट तो होती है, उसी वैकेंट मैंने आपको एक डायमेंशन बताया था कि अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए एमपीज को, तब भी उनकी सीट क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, मतलब खाली हो जाती है। तो फिर मैंने उस वीडियो में आपसे ये भी कहा था कि आई विल कवर द डिस्क्वालिफिकेशन वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। बिकॉज वाई, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार ये मुद्दा उठता रहता है, हर साल। अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी का उठा था। ठीक है, कुछ समय पहले अलग अलग एमपीज का उठता रहता है डिस्क्वालिफिकेशन का। ठीक है, इवन स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी सेम फीचर्स होते हैं जो एमपीज के लिए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इसको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें दो तरह की क्वालिफिकेशंस हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो डिस्क्वालिफिकेशन देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कुछ। ठीक है, और कुछ लॉ बना करके किया गया है डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब जो बेसिस हैं वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देता है डिस्क्वालिफिकेशन के और कुछ लॉ हैं। तो हम दोनों चीजों को देखेंगे। ठीक है, हम दोनों चीजों को देखेंगे। तो ये आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिस्क्वालिफिकेशन जो एमपीज का है ले डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए प्रोविजंस लेट डाउन किए हैं वो आप ये देख रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को भी एम्पावर किया कि अगर वो कुछ एक्स्ट्रा चाहे प्रोविजन बना सकता है जिससे एमपीज को डिस्क्वालीफाई कर किया जा सके। क्यों? क्योंकि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तब तो लोगों को, मतलब उस समय के जो लीडर पॉलिटिशियंस थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनको इतनी नॉलेज थी कि भाई ये चीजें हो सकती हैं, उस बेसिस पे एमपीज को डिस्क्वालीफाई कर दिया सकता है। ठीक है, मतलब उनके पद से उनको हटाया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ समय के साथ कुछ नई सिचुएशंस अराइज हो, उसके बेसिस पे उन्हें हराया जा सके, हटाया जा सके। तो उसके लिए भी क्या किया गया, एक पर्टिकुलरली पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया कि भाई पार्लियामेंट आगे लॉ बना करके भी किसी भी एमपी के लिए एक डिस्क्वालिफिकेशन के नए प्रोविजन ला सकती है। तो दैट्स व्हाई पार्लियामेंट ने दो लॉ बनाए इस पर्सपेक्टिव में। एक तो रोपा बनाया, जिसे हम रोपा कहते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ठीक, दूसरा लॉ कौन सा था? दूसरा लॉ था एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ये दोनों लॉज हैं, इन दोनों लॉज के थ्रू एमपीज को डिस्क्वालीफाई किया जाता है और ये पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। ठीक है, रोपा भी देखिए मैंने यहाँ पे, रोपा ये है। ठीक, ये रोपा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। ठीक है, इन दोनों को आज हम कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे और ये लगातार न्यूज में चीजें रहती हैं। दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना मैंने बहुत ज्यादा जरूरी समझा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन भी इसमें से आपको कई सारे मिलेंगे, पीवाईक्यूज अगर आप उठाने जाओगे पॉलिटी के।
तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन देता है डिस्क्वालिफिकेशन का वो क्या है, तो उसमें पहले वाले में देता है कि इट होल्ड, मतलब अगर कोई भी जो एमपी है अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एक्सेप्ट क्या है, मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने कोई ऑफिस एक्सेप्ट करके रखा है अंडर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, अब सॉरी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो फिर क्या हो सकता है उस पर्सपेक्टिव में क्या होगा, उस पर्सपेक्टिव में क्या होगा, वो अगर कोई पर्सन उस ऑफिस में है जिसको एक्सेम्पशन दिया है पार्लियामेंट ने, तो उस पर्सन अगर उस ऑफिस में है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन याद रखना है कौन कौन से एक्सेप्शन है। अब क्या है दूसरा, क्या है, इफ ही इज अ साउंड अनसाउंड माइंड, मतलब कोई मतलब दिमागी हालत में ठीक नहीं है, कोर्ट ने भी उसे डिक्लेयर कर दिया तो उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अनसाउंड माइंड है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है मतलब पूरी तरीके से दिवालिया हो गया है, ठीक है, तो वो भी मान लिया जाएगा, उसको भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, उसकी सिटीजनशिप चली गई है, तो जाहिर से वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, तो वो एमपी भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहली क्वालिफिकेशन ही वही होती है। एंड हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, अगर उसने वॉलंटरी एक्वायर भी कर ली सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट की, और इज अंडर द नॉलेजमेंट ऑफ द एलिजेंस ऑफ फॉरेन स्टेट, और अगर फॉरेन स्टेट के एक्नॉलेजमेंट में है, मतलब उसके जुड़ा हुआ है, ठीक है, और अपनी इच्छा से उसने फॉरेन की सिटीजनशिप ले ली है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, और इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड, मतलब उसे डिस्क्वालीफाई किया जाए अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया था आपको पार्लियामेंट ने 2 लॉ बनाया है इसके लिए, मतलब कि अगर उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट अगर कोई नया लॉ बना देगी तो उसके बेसिस पे भी इन्हें हटाया जा सकता है। तो पार्लियामेंट ने 2 लॉ बनाया, रोपा और एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, इन दोनों को भी अभी हम एक बाय एक करके देखेंगे। तो डिस्क्वालिफिकेशन की जो प्रोविजंस ले डाउन किए जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें पहला क्या है भाई, ही मस्ट नॉट बी फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस। ठीक है, तो मतलब वो किसी भी तरीके से इलेक्शन जो होते हैं उनमें कोई वो ऑफेंस ना करे, मतलब हेट स्पीचेस ना करे, वोट्स की चोरी ना करे, ठीक है, करप्ट प्रैक्टिसेस ना करे। अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को एमपी नहीं बनने दिया जाएगा, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, ऐसी चीजें होगी कोई तो फिर डिस्क्वालीफाई तो होगा ही ना होगा। He must not have been convicted for any offences resulting the imprisonment for 2 or more years. However, the detention of a person under the preventive detention is not disqualified. मतलब he must not have been convicted, मतलब उसे कन्विक्ट ना किया जाए किसी भी ऑफेंसेस के लिए। अभी राहुल गांधी का केस था कि उन्हें 2 साल से ज्यादा की कन्विक्शन दे दिया गया था, हाई कोर्ट ने दे दिया था, कन्विक्ट कर दिया था 2 साल से ज्यादा की। ठीक है, तो उनका कन्विक्शन प्रूव हो गया था डिफेमेशन के केस में। ठीक है, और तो उसके बाद क्या हुआ, उन्हें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होने वाली थी एमपी से। ठीक है, लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में उनकी उस चीज को, उस कन्विक्शन को मतलब हटा दिया गया, तो फिर वो बच गई। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया कि इफ ही मस्ट नॉट बी अ कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंसेस, मतलब किसी भी ऑफेंसेस के लिए उन्हें इम्प्रिजमेंट ना हो, मतलब जेल ना हो फॉर 2 or more years। अगर 2 साल या 2 से ज्यादा साल की जेल होती है, कन्विक्शन प्रूव हो जाता है, तो उन्हें फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 2 साल से कम है इम्प्रिजनमेंट तो फिर नहीं होगा। एंड द डिटेंशन ऑफ द पर्सन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट डिस्क्वालीफाई। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, मतलब कोई अगर कन्विक्टेड हो रहा है 2-2 साल के लिए तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोई डिटेन किया जा रहा है, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन में लॉ के अंतर्गत, जैसे कि एनएसए हो गया, और आपका ये क्या नाम है, ऐसे जो लॉ हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले हैं, अगर उनके अंतर्गत आपको अगर कन्विक्ट किया जा, मतलब आपको डिटेन किया जा रहा है, कन्विक्ट तो नहीं हुआ, डिटेन किया जा रहा है केवल, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, बस याद रखिए। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, ये चीज याद रखिएगा। ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज, मतलब नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस। मतलब हर एक जो भी एमपी होता है, वो जब इलेक्शन लड़ता है अपने एमपी बनने के लिए, तो उसे अपने इलेक्शन के ऑफेंसेस, मतलब जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो पैसा उसने खर्च किया होता है इलेक्शन के, उसे उसको दिखाना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अगर वो नहीं दिखाता है, फेल हो जाता है, तो उसकी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और वर्कर्स एंड सर्विसेज, मतलब उसका गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में या मतलब किसी तरह से करप्शन ना करे, कि गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट निकाली है तो उसमें खुद के भाई भतीजा सबको लगा दिया है उसकी सर्विसेज में,
ठीक है। ही मस्ट नॉट बी डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट और होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन कॉर्पोरेशन इन विच द गवर्नमेंट हैड एटलीस्ट 25% शेयर। कहने का यही सेंस है, गवर्नमेंट का जिसमें भी 25% से ज्यादा शेयर है, जिस भी कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट का 25% ज्यादा शेयर है, में वो मैनेजिंग डायरेक्टर ना हो, कोई भी मैनेजिंग एजेंट ना हो, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसमें होल्ड ना करता हो जिसमें गवर्नमेंट का 25% शेयर हो। ठीक है, ऐसे क्या होगा, वो अपना इन्फ्लुएंस वहां पे डाल सकता है। तो ऐसे पर्सन अगर है तो उन्हें भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर द करप्शन एंड डिसलॉयलिटी। मान लो कोई पर्सन ने करप्शन करा अपनी सरकारी नौकरी समय, मान लो कोई आईएएस था, उसने सरकारी नौकरी के समय अपने जब वो आईएएस था तब उसने काफी मतलब करप्शन किया और काफी मतलब ये चीज काफी, और उस वजह से उसको डिसमिस भी कर दिया गया। अब अगर वो एमपी बनना चाहे तो नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि भाई वो ऑलरेडी वो कन्विक्टेड है, मतलब करप्ट है वो, और डिसलॉयल्टी उसकी दिख रही है स्टेट के प्रति और डिसमिस कर दिया गया है। ऐसे व्यक्ति को भी एमपी नहीं बनाया जा सकता है, और बनेगा तो इसे हटा दिया जाएगा। ही मस्ट नॉट हैड बीन कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग द इम्यूनिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर द ऑफेंसेस ऑफ लिबर ब्राइबरी, मतलब ब्राइबरी उबरी भी ना दो भाई। ठीक है, और इम्यूनिटी भी मत, मतलब समाज में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी भी मत फैलाओ। ठीक है। ही मस्ट नॉट हैड बीन पनिश्ड फॉर द प्रीचिंग और प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स, अनटचेबिलिटी एंड डाउरी, मतलब वो जो भी कोई एमपी अगर ये सती और डाउरी और अनटचेबिलिटी जैसे प्रैक्टिसेस को अगर प्रमोट करता है, हेट स्पीचेस करता है, तो उसे भी हटा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई भी पर्सन अगर ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है तो उसे एमपी रहने का तो हक ही नहीं है ना, सोसाइटी में वो क्या ही काम कर रहा है। अब एक चीज ये भी याद रखिए कि अब जब इन चीजों से है, मतलब रोपा एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जो ये आपका डिसीजन हो रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे मान लीजिए मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कोई लेके रख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, या कोई पार्लियामेंट में अनसाउंड माइंड का व्यक्ति एमपी बन गया है, या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब दिवाली वाला व्यक्ति अगर एमपी बन गया तो उसे हटा दिया जाएगा। कोई सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है या वॉलंटरी फॉरेन सिटीजन से लिए तो उसे भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, और अदर कोई लॉ अगर पार्लियामेंट बनाए तो वही चीज, अदर कोई लॉ अगर पार्लियामेंट बनाए तो उसके लिए भी है। इसके इस बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस जिसके बेसिस पे किसी भी एमपी को हटाया जा सकता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पार्लियामेंट को पावर दी है कि वो कोई लॉ बना करके भी हटा सकती है, तो पर्टिकुलरली लॉ रोपा एक्ट है। ठीक, रोपा एक्ट में जो जो प्रोविजंस हैं वो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। वो ये है कि भाई कोई भी गिल्टी नहीं पाना चाहिए इलेक्शन के ऑफेंसेस में, करप्ट प्रैक्टिस ना करे इलेक्शन में। साथ में क्या है कि भाई उसे 2 साल से ज्यादा की सजा ना हो। ठीक है, और लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में उसे छूट होनी चाहिए, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत अगर उसे डिटेन किया गया है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। याद रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसे छूट है। और अगर तीसरा पॉइंट ये है कि अगर उन्होंने, कोई एमपी है उसने अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को लॉन्च नहीं किया है, दिखाया नहीं है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसने, चौथा ये कि अगर उसने कोई इंटरेस्ट दिखा दिया किसी वर्क और सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट के, तो भी वो अगर दिख गया कि उसका कोई शेयर है या उसका कोई इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ है या वो करप्शन कर रहा है, तो तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अदर होल्ड कर रहा है गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में जहां गवर्नमेंट शेयर कर रही है, तब भी वो हटा दिया जाएगा। ये सारे प्रोविजंस हैं। अनटचेबिलिटी अगर प्रमोट कर रहा है तो हटा दिया जाएगा। अगर इम्यूनिटी और ब्राइबरी दे रहा है तब भी हटा दिया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट में पहले था और डिसमिस कर दिया गया करप्शन के बेसिस पे, तब भी हटा दिया जाएगा। 6 पॉइंट। तो इन सब के बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ के बेसिस पे जो हटाया जा रहा है, तो इसमें हटाने के बाद मान लीजिए कोई एग्रीड पर्सन, भाई ऐसे आप अगर किसी एमपी को हटा दोगे तो भाई कभी कभी क्या होता है, नहीं झूठे तरीके से हटाया जा सकता है। तो भाई जब हटाया जा रहा है तो कोई ना कोई अथॉरिटी होगी ना जो एडजुडिकेशन करेगी, मतलब डिसाइड करेगी कि हाँ इनका, इनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो सही है कि नहीं सही है। भाई ऐसे डिसीजन के लिए प्रेसिडेंट्स के डिसीजन इन फाइनल होता है। ठीक है, वेदर अ मेंबर इज अ सब्जेक्ट टू एनी अबव डिस्क्वालिफिकेशन, इनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन में हो, जो प्रेसिडेंट है उसका डिसीजन क्वालिफाई मतलब फाइनल होगा, उसका डिसीजन फाइनल होगा। एंड प्रेसिडेंट शुड ऑब्टेन द ओपिनियन, मतलब प्रेसिडेंट ओपिनियन करेगी। देख लो यहाँ पे शुड लिखा है, कैन नहीं लिखा है, मतलब प्रेसिडेंट के लिए ये मैंडेटरी है कि वो ऐसे समय में क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वो ओपिनियन लेगी कि बताइए ऐसा क्या किया जाए इनके साथ, ये इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करी हैं इलेक्शन में, या एक एमपी है इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करी हैं, तो क्या किया जाएगा, तो वो ओपिनियन जरूर लेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में देखते हैं कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ में आपको एक चीज याद होगा
कि एक आयाराम आयाराम और गयाराम चलता था। आयाराम और गयाराम चलता था। आयाराम गयाराम क्या था? कि भाई आपने देखा हो कि एक पर्टिकुलर, जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये अगर इमेज सही दिखे तो मैं बता दूं, आप अगर पहचाने तो ये जो पर्सन बीच में है ना, ही इज दी एकनाथ शिंदे, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, और ये तब की इमेज है, ये 2022-23 की इमेज है, 2023-24 की इमेज है, आई एम राइट। जब उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन महाराष्ट्र में हो गया था, तो उसके 1-1.5 साल के अंदर, कुछ महीनों के अंदर अंदर इन्होंने डिफेक्शन कर दिया था। तो डिफेक्शन का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी के कुछ एमपीज या एमएलए, ये मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें एमएलएज में भी होगी, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स की होती है वहां पे भी अप्लाई होंगी ये सारी चीजें। ये सारे पॉइंट उठ करके वहीं चले जाएंगे, बस एमएलएज की जगह एमपी आ जाएगा बस। ये रोपा एक्ट भी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये वाला है प्रोविजन, और ये एंटी डिफेक्शन लॉ भी, जिसके एंटी डिफेक्शन के थ्रू जो डिस्क्वालीफाई होते हैं, ये सब अप्लाई हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो ये जो आपका एमएलएज हैं, एमएलएज होते हैं या एमपीज होते हैं, क्या करते हैं, जब एक पर्टिकुलर पार्टी में इनकी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्टी जिनकी रूलिंग पार्टी होती है, उसमें गवर्नमेंट में ये रहते हैं, या मान लीजिए वो पार्टी में होते भी, मतलब मान लो वो पार्टी की रूलिंग होती भी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं भी होती है, तब भी, दोनों ही केसेस में, दोनों केसेस में, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों केस में क्या होता है कि यहाँ तो चलो ये रूलिंग पार्टी थी, जो एकनाथ शिंदे ने जब डिफेक्शन किया तब तो वो रूलिंग पार्टी में शिवसेना के साथ थे, तो इन्होंने क्या किया कि भाई शिवसेना से अलग हो गए अपने कुछ एमएलएज को लेकर के। ऑलमोस्ट इन्होंने 25 की 30 एमएलएज अपनी तरफ कर लिए थे इन्होंने, और उन इतने एमएलएज के साथ ये शिवसेना से अलग होकर के जा करके बीजेपी के साथ इन्होंने अलायंस कर लिया। ठीक है, और उस समय बीजेपी के पास कुछ ही वोट कम थे, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबलीज में उसके पास बहुत बड़ी मेजोरिटी थी। ठीक है, तो लेकिन कुछ वोट से बीजेपी रह रही थी, तो जब एकनाथ शिंदे ने थोड़े से वोट्स इनको दे दिए, अपने बीजेपी जो अपने इनके एमएलए थे शिवसेना से, जब ये डिफेक्ट करके गए थे, डिफेक्शन का मतलब ही ये होता है कि डिफेक्ट करना, डिफेक्ट करना मतलब कोई पार्टी है उसे डिफेक्ट कर देना। डिफेक्ट का मतलब समझते हो ना, कि उसे तोड़ देना, तोड़ देना, तो पार्टी को तोड़ दिया इन्होंने, अलग हो गए। तोड़ करके जो बीजेपी के पास कुछ थे, कुछ एकनाथ शिंदे जी के थे 25 से 30, बन करके सरकार बना दी, और ये पर्टिकुलरली सीएम रहे उतने साल तक। ठीक है, जब तक एक ये अलायंस में थे, स्टिल बीजेपी के पास बहुत ज्यादा एमपीज थे, एमएलएज थे, सॉरी एमएलएज थे, और इनके पास 25-30 ही थे, लेकिन फिर भी ये सीएम थे, क्योंकि ये समझ लीजिए किंग मेकर के रूप में काम कर रहे थे, तभी इनको सीएम बना दिया गया। और जो आपके दूसरे हैं उन और बाकी के जो बच्चे थे, जो बीजेपी की तरफ से लीडर थे, लीडर ऑफ द हाउस थे, उन्हें बना दिया गया था सीएम। ठीक है, तो ये चीजें चल रही थी, इसीलिए कहा जाता है आया राम और गया राम, मतलब कोई एक पार्टी से आ रहा है फिर दूसरी पार्टी में जा रहा है, ठीक, एक पार्टी से निकल रहा है दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो आया राम और गया राम, चला गया, एक पार्टी से चला गया दूसरी राम पार्टी में आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहता है। ये पता है सबसे ज्यादा कब चलता है, आप न्यूज में देखते हो जब कोई किसी स्टेट में इलेक्शन होने वाला होता है, तो आप देखोगे कि एक पार्टी से एक पर्टिकुलर लीडर भाग करके दूसरी पार्टी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे वहां पे कुछ प्रिविलेजेस, कुछ कुछ मतलब कुछ मिलता होता है, या तो कोई उसे मिनिस्टर की पोस्ट मिल सकती है, या फिर शायद वो उनकी सीट से, अगर उनकी पार्टी से अगर इलेक्शन लड़े तो शायद जीत जाए। इस वजह से ये चीजें होती हैं कि आया राम गया राम चलता है। चलिए, ये चीजें अगर कोई रूलिंग पार्टी, मान लो रूलिंग पार्टी के अंदर अगर ये चीजें होती हैं, तब तो ये एक वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा देती है। मतलब बहुत सीरियस चीज है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसे जनता ने चुना है, अगर बस मात्र कुछ चुनिंदा 20-30, 10 से 15 लोगों के जो एमएलएज या एमपीज हों, उनके इंटरेस्ट की वजह से ये सरकार गिर जाए, चुनी हुई सरकार जिसे जनता ने चुना है बड़े प्यार से, तो बहुत बड़ी गलत बात है ना। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए, हाँ, ये अगर मान लीजिए इलेक्शन शुरू होने वाले हैं उससे पहले अगर कोई इस पार्टी से उस पार्टी जा रहा है, चलिए वो तो चलिए ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ठीक है, अभी इतना तो इसमें तो खराबी नहीं है, इसमें खराबी है। इस खराबी को दूर करने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया, ये बात याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने ले डाउन किया, मतलब ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे 52 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू लाया गया। ठीक है, और इसमें ग्राउंड दिया गया डिफेक्शन का, कि मतलब भैया कोई डिफेक्शन कैसे होगा। ठीक है,
कोई मतलब किसी भी पर्सन को, कोई जो पर्टिकुलर लीडर है, एमपी एमएलए है, वो कब डिफेक्शन के बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो भाई ये कब हुआ, इसके 4 बेसिस हैं, 4 बेसिस हैं। कब कोई पर्सन आयाराम गयाराम करेगा तो वो हटा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ ये याद रखिए, वो अगर रूलिंग पार्टी में है और तब इधर से उधर कर रहा है तब वो चीजें होंगी, ठीक है ना। बहुत बहुत मतलब बहुत प्रैक्टिकल चीज है। इफ ही वॉलंटरी गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट हिज ही इज इलेक्टेड टू द हाउस, मतलब अगर कोई पर्सन मान लो एमपी बन गया, ठीक, एमपी बन गया और ये बना एमपी एक्स पार्टी के वोट पे, एक्स पार्टी के वोट पे, मतलब एक एक्स पार्टी है, एक्स पार्टी के वोट पे क्या बना गया, क्या बन गया, ये एमपी बन गए। अब जब एक्स पार्टी के वोट पे एमपी बन गए, इन्होंने क्या, जैसे ही एमपी बन गए इन्होंने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी, मेंबरशिप छोड़ दी। भाई जब पार्टी की मेंबरशिप तुमने छोड़ दी, इसी पार्टी के टिकट पे तुम एमपी बने, अब तुम इसी पार्टी एमपी बनने के बाद तुम इसी पार्टी को छोड़ दे रहे हो, इसकी मेंबरशिप को तुम छोड़ दे रहे हो, तो तुम क्या करोगे, तुम दूसरे की मेंबरशिप ले लोगे, अरे एमपी तुम बन ही गए हो। ये चीज होती थी। इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया, इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया, अगर कोई ऐसा आप करेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक। तो ये डिफेक्शन है, यही तो डिफेक्शन है ना। आप एमपी बन गए तो पार्टी छोड़ दी, ठीक है। नहीं बनने से पहले आप यहाँ से वहां कूद रहे थे कि भाई यहाँ जा रहे थे कि वहां जा रहे थे। इलेक्शन के समय में ये बहुत होता है, इसको तो इतना नहीं रोका जा रहा है कि भाई आप इलेक्शन से पहले इधर उधर कूदो तब तो ठीक है, इलेक्शन होने के बाद आप एमपी बन गए हो तब इधर से उधर कूद रहे हो, ये बड़ा सीरियस कंसर्न है, क्योंकि इससे सरकारें हिल जाती हैं, ठीक है। इफ he votes or abstain from the voting in the house contrary to any direction given by party, political party, या फिर यहाँ पे whip बोल दो, ठीक है। ये whip मैं आपको अभी आगे की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। whip, अगर कोई भी पर्सन वोट नहीं कर रहा है या एब्सटेन हो जा रहा है वोटिंग से हाउस में, मान लीजिए लोकसभा में या राज्यसभा में पार्टी ने कहा कि आपको इस जो ये पर्टिकुलर बिल आया है इस बिल के अगेंस्ट में वोटिंग करनी है, इस बिल के अगेंस्ट में वोटिंग करनी है। मान लीजिए कोई बिल पर्टिकुलरली, जैसे मान लीजिए एक कोई बिल आ गया, मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिल आ गया, तो एक पर्टिकुलर एक्स पार्टी कहेगी अपने सारे एमपी से कि इसके अगेंस्ट में वोटिंग करनी है, ठीक है। और अगर किसी भी एमपी ने इसके अगेंस्ट में वोटिंग नहीं करी, उसे क्या माना जाएगा कि वो पार्टी को फॉलो नहीं कर रहा है और वो पार्टी के प्रति लॉयल नहीं है, वो एमपी पार्टी का रहा नहीं है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये डिसाइड कौन करेगा, दिस विल बी डिसाइड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड दैट इज द राज्यसभा के लिए चेयरमैन, मतलब राज्यसभा में अगर कोई ऐसा करेगा तो चेयरमैन होगा, लोकसभा में ऐसा कोई करेगा तो उसको डिसाइड करने के लिए स्पीकर होंगे। और सेम लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स में क्या होगा, वहां पे जो स्पीकर होगा वो डिसाइड करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का। ऐसे केसेस में कि पर्टिकुलरली इस केसेस पे मतलब अब इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, मतलब कोई पर्सन अगर ऐसा कुछ कर भी दे रहा है तब भी ये नहीं कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिसाइडिंग अथॉरिटी ये है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अगर ये कह देंगे तब फाइनली समझो हटेगा बंदा, ठीक है, ये मानना। अब इंडिपेंडेंटली जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मतलब कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुआ है, उसके उसके लिए क्या होगा, तो भाई कोई अगर इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुआ है, अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है आफ्टर इलेक्शन, मान लो कोई अपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से वो नहीं लड़ा है, वो केवल अपने आप से वो निर्दलीय लड़ा है, जैसे निर्दलीय सुना होगा ना, इंडिपेंडेंटली, अगर कोई वैसे लड़ा है और ऐसे निर्दलीय लड़ने के बाद अगर उसने जैसे ही वो जीत गया उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, उसने एक्स पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर भाई क्या होगा, अगर उसने एक्स पार्टी ज्वाइन कर ली तो फिर वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कि भाई आप लड़के तो निर्दलीय आए हो और अब आपने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ये सिनेरियो ऐसा क्यों उनको रोका जा रहा है निर्दलीय वालों को, क्योंकि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर इलेक्शन में 15 निर्दलीय हो गए, ठीक, और एक पर्टिकुलर पार्टी है जिसने 150 वोट तो ले लिए लेकिन उसको 15 वोट और चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। अब ये क्या करेगी, ये पार्टी 150 है, इसको 15 और चाहिए, तो क्या करेगी कि इन निर्दलीयों को इतना पैसा दे देगी, इतना पैसा दे देगी, इतना पैसा दे देगी कि ये निर्दलीय यहाँ आ जाएंगे और इनकी सरकार बन जाएगी। इस चीज को रोकने के लिए कि भाई निर्दलीय भी बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, इस चीज को रोका गया। भाई ऐसे मतलब जनता इन्हें बनाना नहीं चाह रही है ना सरकार, अभी तो इनको मेजोरिटी मिली नहीं, लेकिन अब ये इनडायरेक्टली वे से लोगों को खरीद के, जो निर्दलीय हैं उनको खरीद के अपनी पार्टी में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। उनसे कह रहे हैं कि विन होने के बाद अब ज्वाइन कर लो पार्टी हमारी। ये चीजों को रोकने के लिए इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द ज्वाइन
कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि राज्यसभा में जो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, अगर वो नॉमिनेशन के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर द 6 मंथ फ्रॉम हिज नॉमिनेशन, मतलब नॉमिनेशन के 6 मंथ के अंतर अंतर वो चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, उसके आफ्टर में करेगा तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब इट एम टू स्टॉप, अब इसका एम क्या है इन सब चीजों को तो मैं बता चुका हूँ कि डिफेक्शन को रोकना, ठीक है, जो पर्सनल गेन के लिए किया जाता है, और ये बोथ पार्लियामेंट में भी अप्लाई होता है और स्टेट असेंबलीज में भी अप्लाई होता है। मैं ये इतना ही बता रहा हूँ। डिसाइडिंग अथॉरिटीज कौन सी हैं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं है, याद रखना। प्रेसिडेंट कौन किसके लिए है, तो प्रेसिडेंट इनके लिए है। ये जो रोपा एक्ट के अंतर्गत जो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अंदर डिस्क्वालीफाई होते हैं, इनके लिए जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और एक चीज अभी ये भी याद रखना, एडजुडिकेशन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर देंगे, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसीजन तो दे रहे हैं, अगर उन्होंने डिसीजन दिया भी है तो ये डिसीजन भी जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन कर सकती है। और ये चीज डिसाइड हुआ है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट कियोतो होलोहान केस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि इस केस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। कियोतो होलोहान ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, ये वर्डिक्ट दिया कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कोई निर्णय दिया है, एंटी डिफेक्शन लॉ के को डिसाइड किया है, एडजुडिकेशन दिया है, तो वो डिसीजन भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, ये याद रखिए। अब 91st कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, तो इसमें भी कुछ चेंजेस किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ में। वो क्या क्या चेंजेस किया गया मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला क्या किया कि पहले एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ एक्सेप्शंस थे। एक्सेप्शंस ये थे कि भाई अगर कोई पर्सन 1/3 से, जैसे आप बता ना कि भाई ये बच कैसे गए, तो ये बच एक्सेप्शन से गए। एक्सेप्शन क्या था, पहला एक्सेप्शन क्या था, जो 2003 से पहले एक्सेप्शन चल रहा था वो 1/3 चल रहा था, मतलब कोई 1/3 पर्सन है, मतलब 1/3, मतलब किसी पार्टी में 30 लोग हैं, ठीक है, पार्टी में 30 एमपीज हैं, ठीक है, और ये गवर्नमेंट इनकी बनी हुई है, ठीक, 30 में से 10 एमपी स्प्लिट हो गए, मतलब छोड़ दिए पार्टी, ठीक, एमपीज में बोल रहा हूँ, एमपीज, एमपीज या एमएलएज, मतलब 30 उनके लीडर्स ने छोड़ दिया पार्टी, 30 में से 10 ने छोड़ दिया पार्टी, 1/3, तो क्या होगा, ये लीगली माना जाएगा, मतलब फिर ये वायलेशन ऑफ डिफेक्शन लॉ नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर बाद में क्या किया गया, मतलब ये मर्ज कर जाए या फिर किसी पार्टी में, बाद में क्या किया, बाद में से चेंज किया गया। अब क्या है कि 2/3 मेंबर अगर मर्ज करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन, तब जाकर के ये चीजें होंगी री इलेक्टेड, ठीक है, बाय स्क्रैपिंग द 1/3 प्रोविजन एंड अलोइंग द मर्जर। मर्जर तभी होगा जब इफ 2/3, इस समय 2/3 चल रहा है, जो 1/3 था अब उसे 2/3 कर दिया गया है, ना कर दिया गया है, 2/3 कर दिया गया है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा डिस्क्वालिफिकेशन। और जो डिस्क्वालीफाई होंगे उन्हें मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी नहीं दी जाएगी, कोई पेड पॉलिटिकल पोस्ट भी नहीं दी जाएगी। एक्सेप्शन और क्या है डिस्क्वालिफिकेशन के, तो एक्सेप्शन और ये है कि भाई कि पार्टी कैन क्या कर सकती है, मर्ज कर सकती है इफ 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर एग्री, नो डिफेक्शन नो डिस्क्वालिफिकेशन कैन बी। वही जो पहला वाला मैंने बताया कि अगर पार्टी के 2/3 लोग अगर तैयार हो जाएं तो वो मर्जर के लिए, किसी पार्टी के साथ मर्जर या स्प्लिट होकर के दूसरी पार्टी बनाने के लिए, तो फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। वही चीज यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना, वही चीज यहाँ पे हुआ है, ठीक। और नो डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन रिजाइनिंग फ्रॉम द पार्टी टू रिमेन न्यूट्रल, मतलब कोई अगर एक्सेप्शन ही है, ये सारे एक्सेप्शन ही हैं। अगर कोई स्पीकर बन जाता है, चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन बनता है, मतलब अपनी मेंबरशिप को छोड़ करके पार्टी को रिजाइन करता है, क्योंकि वैसे तो कोई भी जो एक पर्टिकुलर पार्टी में एमपी होता है वो अपनी पार्टी से रिजाइन नहीं करता है, एंड रिजाइन फ्रॉम द पार्टी रिमेन न्यूट्रल। लेकिन कई बार ऐसे केस, जैसे संजीव रेड्डी जी हैं, नीलम संजीव रेड्डी जी जो स्पीकर थी, उन्होंने अपनी पार्टी से रिजाइन कर दिया। तो कोई अगर एमपी है, अगर वो स्पीकर बन गया है या डिप्टी चेयरमैन बन गया है वो राज्यसभा का, तो वो अपनी पोस्ट से अगर रिजाइन देता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन देता है, क्यों, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन देगा तभी वो न्यूट्रल तरीके से क्या करेगा, डिसीजन ले पाएगा, डिसाइड कर पाएगा हाउस को। तो इसलिए वो क्या करता है, ऐसे केस में अगर स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन रिजाइन करते हैं या अपनी न्यूट्रलिटी को इंश्योर करने के लिए अपनी पार्टी से, तब उनकी इस रेजिग्नेशन को डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कहा गया कि वॉलेंट्री अगर अपनी मेंबरशिप को छोड़ देंगे पार्टी को आफ्टर द इलेक्शन, तो इस बेसिस से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस प्रोविजन में एक्सेप्शन दिया गया है स्पीकर्स के लिए, चेयरमैन के लिए। तो दिस इज द ऑल अबाउट दी पार्लियामेंट का हमारा ये थर्ड वाला पार्ट।
फॉलो, और कोई आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद फॉर वॉचिंग।